दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और डी ट्रिपल एसबी की बेहतर तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में फ्रांज फैनन, हन्ना आरेंट और लुई अल्थ्यूजर से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का वीडियो, जिसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक इन सभी विचारकों के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे और ये एग्जाम टाइम सीरीज का 24वां वीडियो है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों देखते हैं राजनीति विज्ञान की एग्जाम टाइम सीरीज का 24वां वीडियो और पढ़ते हैं फ्रांज फैनन, हन्ना आरेंट और लुई अल्थ्यूजर के बारे में विस्तार पूर्वक। तो आइए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रांज फैनन के बारे में, जिनका समय 1925 से 1961 तक है। तो पहले परिचय पढ़ते हैं। फ्रांज फैनन का जन्म कैरिबियन खाड़ी की द्वीप मार्टिनेक में हुआ। फैनन मनोरोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ अश्वेत जाति के कवि, क्रांतिकारी दार्शनिक, मानवतावादी, मार्क्सवादी तथा आलोचनात्मक सिद्धांत के समर्थक थे। फैनन ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया था। फैनन ने उपनिवेशवादी उत्पीड़न, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तथा जातीय पूर्वाग्रह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का व्यवहारिक विश्लेषण किया। फ्रांज फैनन की महत्वपूर्ण रचनाओं पर नजर डालते हैं तो इनकी पहली पुस्तक है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क 1952 और दूसरी पुस्तक है द ब्रीचेड ऑफ द अर्थ 1961 में आई और तीसरी पुस्तक है ए डाइंग कॉलोनियलिज्म 1959 में आती है। फ्रांज फैनन का अंतिम लक्ष्य था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। फैनन ने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क में उपनिवेशवाद व गुलामी के सांस्कृतिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया और विश्लेषण से उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभावों को भी व्याख्यायित किया। फैनन सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का विचार देते हैं और इसका प्रतिपादक भी करते हैं। फैनन के अनुसार श्वेत जाति का भार अर्थात अश्वेत जातियों को सभ्य बनाने का भार श्वेत जातियों पर है, एक कपोल कल्पना है। यानी जो लोग श्वेत जाति वाले ये मानते हैं कि अश्वेत जातियों को सभ्य बनाने का भार श्वेत जातियों पर है, तो फैनन ने इसे पूरी तरीके से कपोल कल्पना करार दिया है और इसकी तीखे शब्दों में आलोचना प्रस्तुत की है। फैनन के अनुसार जैसे श्वेत जाति का भार एक मिथ्या है, वैसे ही अश्वेत जाति के गौरव का भाव भी एक मिथ है, जिसका उपयोग कोई नेता एकतंत्री व तानाशाही शासन व्यवस्था में कर सकता है। फैनन ने अपनी रचना ए डाइंग कॉलोनियलिज्म में अल्जीरिया के मुक्ति संग्राम व पुरातन अश्वेत सांस्कृतिक प्रथाओं की वापसी का सकारात्मक वर्णन किया है। फैनन ने अपनी पुस्तक द ब्रीचेड ऑफ द अर्थ 1961 में तृतीय विश्व के देशों, विशेषकर अफ्रीकन देशों के स्वतंत्रता संग्राम व मुक्ति आंदोलनों का विश्लेषण किया है। गांधी की भांति फैनन भी औद्योगिकरण व तकनीक का विरोध करता है, क्योंकि यही औपनिवेशिक प्रभुत्व गुलामी का मूल कारण है। फैनन क्रांति के लिए स्वतः स्फूर्त चेतना को आवश्यक मानता है, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने माना था। अब फैनन की नव मानववाद की अवधारणा पर क्या विचारधारा है उस पर नजर डालते हैं। द ब्रीचेड ऑफ द अर्थ पुस्तक में फैनन ने नव मानव की अवधारणा दी है। नव मानव सृजनात्मक, स्वतंत्रता से लैस होगा। वह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होगा। वह अपनी जड़ों व संस्कृति से जुड़ा मानव होगा। फैनन का मानना है कि क्रांति के माध्यम से आर्थिक व सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का अंत कर तृतीय विश्व की समस्याओं के नवीन मौलिक हल ढूंढे जाएंगे। आर्थिक व सामाजिक विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए पाश्चात्य मॉडल की बजाय स्थानीय हल खोजे जाएंगे। समाजवाद के समर्थन में फैनन ने क्या तर्क दिए हैं। फैनन पूंजीवाद को एक शोषण परक व रंगभेद मूलक शासन प्रणाली मानता है, वही समाजवादी व्यवस्था को समता व मानवीय गरिमा पर आधारित मानता है। फैनन के अनुसार समाजवादी देश उपनिवेश व गुलाम देशों की जनता के मित्र हैं। तो कुल मिलाकर के फैनन ने अपनी विचारधारा के अंतर्गत समाजवाद का समर्थन किया है। हिंसा की अनिवार्यता, तो परंपरागत मार्क्सवादी विचारकों की तरह फैनन भी हिंसा को ऐतिहासिक विकास का आवश्यक बल मानता है। फैनन के अनुसार जनता के द्वारा हिंसा का केवल हिंसा का प्रयोग उनके नेताओं द्वारा हिंसा का संगठन और प्रशिक्षण ही सामाजिक सत्यों को समझने के लिए जनसमूहों को सक्षम बनाता है। फैनन ने
कहा है कि यूरोप ने हमारे देशों पर हाथ डाला है और हमें उनकी उंगलियों को काटना ही होगा ताकि वह हमें छोड़ दें। तो ये स्टेटमेंट कई बार पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस विचारक ने कहा है कि यूरोप ने हमारे देशों पर हाथ डाला है और हमें उनकी उंगलियों को काटना ही होगा ताकि वह हमें छोड़ दें। तो ये फ्रांज फैनन का स्टेटमेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किसान क्रांति के अग्रदूत व ध्वजवाहक के रूप में फ्रांज फैनन को देखते हैं। तो फैनन के क्रांति के सिद्धांत में औद्योगिकी मजदूर यानी सर्वहारा अफ्रीका में एक सुविधाभोगी वर्ग बन गया जो बुर्जुआ का मित्र है तथा क्रांति का विरोधी है। इसका कारण यह है कि बुर्जुआ राष्ट्रीय संसाधनों की जो लूट करता है उसका एक हिस्सा वह संगठित मजदूर वर्ग को दे देता है। अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग भी लूट में अपना हिस्सा प्राप्त कर बुर्जुआ का सहयोग करते हैं। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ यानी धरती के अभागे फैनन की इस प्रसिद्ध पुस्तक की प्रस्तावना महान फ्रांसीसी अस्तित्ववादी मार्क्सवादी विचारक ज्या-पाल सार्त्र ने लिखी है। यह पुस्तक तब लिखी गई जब अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे उफान पर था। यह साम्राज्यवादी शक्तियों के आर्थिक व मनोवैज्ञानिक शोषण का जीवंत दस्तावेज है। फैनन इसमें व्यक्तित्व पूजा, पश्चिमी संस्कृति व अतीत को अफ्रीकन संस्कृति के गुणगान से बचने की सलाह देता है। फ्रांज फैनन के बाद दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं हन्ना आरेंट के बारे में, जिनका समय 1906 से 1975 ईस्वी तक है। आधुनिक काल के प्रमुख विचारकों में हन्ना आरेंट का एक प्रमुख स्थान है। जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। हन्ना आरेंट का जन्म तो जर्मनी में हुआ, पर हिटलर व नाजीवादियों के यहूदी उत्पीड़न के बाद वह अमेरिका में बस गईं। फिर वही की नागरिक बन गईं। हारेंट के विचारों पर जर्मन अस्तित्ववादियों मार्टिन हाइडेगर व कार्ल जास्पर्स के विचारों का प्रभाव है। हारेंट ने अमेरिका के प्रिंसटन, शिकागो आदि विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी किया था। आरेंट की कृतियों पर नजर डालें तो पहली पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटारियनिज्म और दूसरी पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन 1958। तीसरी पुस्तक है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961 और अगली पुस्तक है ऑन रिवॉल्यूशन 1963 और अगली पुस्तक है मैन इन डार्क टाइम्स 1968 और अगली पुस्तक है ऑन वायलेंस 1970 और अंतिम पुस्तक है ऑन पब्लिक हैप्पीनेस 1970 में प्रकाशित हुई। वहीं अब हन्ना आरेंट के राजनीतिक विचारों पर नजर डालते हैं। तो राजनीतिक विचारों में सबसे पहले जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो है सर्वाधिकारवाद का उदय। तो यहां पर समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हारेंट ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटारियनिज्म में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया है। हारेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद न केवल राजनीतिक क्षेत्र बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। हारेंट नाजीवादी व स्टालिनवाद को ही सर्वाधिकारवादी शासन बताती हैं या फांसीवादी इटली एवं स्टालिन के बाद के सोवियत साम्यवाद को सर्वाधिकारवादी नहीं मानती हैं। हारेंट के अनुसार विचारधारा सर्वाधिकारवाद की स्थापना का मुख्य आधार है। सर्वाधिकारवाद में राजतंत्र स्वेच्छाचारी हो जाता है। वह जब चाहे किसी कानून, नीति या पदाधिकारी का त्याग कर देता है और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी स्थिति में संदेहास्पद व गोपनीय से होते हैं। हारेंट ने इस अवस्था को विधिहीनता की स्थायी दशा कहा है। तो अन्ना हारेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है विधिहीनता की स्थायी दशा। हन्ना आरेंट मूलतः समकालीन परंपरावादी विचारक हैं तथा व्यवहारवाद की कट्टर आलोचक हैं। आरेंट व्यवहारवादी मशीन कुशलता का प्रेरक है जो सर्वाधिकारवाद की ओर ही ले जाता है। अर्थात एक तरीके से देखें तो हन्ना आरेंट के विचारों में अगर समझने का प्रयास करें तो व्यवहारवाद जो है वो सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाने वाला एक प्रेरक मार्ग प्रशस्त करता है। स्वतंत्रता संबंधी हन्ना आरेंट के क्या विचार हैं? तो आरेंट ने समाज एवं इसकी गतिविधियों को दो भागों में बांटा है। पहला है सार्वजनिक जगत, यह राजनीति से संबंधित होता है और दूसरा है निजी जगत, यह पारिवारिक एवं आर्थिक मामलों से संबंधित होता है। आरेंट के अनुसार यूनानी नगर राज्य आदर्श राज्य थे क्योंकि वहां सार्वजनिक व निजी जगत अलग अलग थे, जबकि आधुनिक राज्य में सार्वजनिक व निजी जीवन आपस में मिल जाते हैं। आरेंट के अनुसार मनुष्य तीन प्रकार की गतिविधियां करता है। पहली है श्रम, यह सबसे निम्न स्तर की गतिविधि है। इसमें मनुष्य अपनी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है। दूसरा है कृत्य या मध्य स्तरीय गतिविधि है। इसमें शिल्पकारों व कलाकारों की गतिविधियां आती हैं। और तीसरी जो गतिविधि है वो है कार्यवाही, यह सर्वोच्च गतिविधि है। इसके तहत समान नागरिक सार्वजनिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यह राजनीति का विषय है दोस्तों हन्ना आरेंट के अकॉर्डिंग।
हारेंट कहते हैं कि राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है और यही सार्वजनिक जगत है। हारेंट आरेंट का मानना है कि आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति, भौतिकवाद व उपभोक्तावाद के कारण मौलिक चिंतन मनन वाला दर्शन समाप्त हो गया है। विचार स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और सार्वजनिक भागीदारी भी कम हो गई है। लोग कार्यवाही की बजाय श्रम व कृत्य के स्तर पर ही जी रहे हैं। राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर सहभागी होना तथा वहां जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें हिस्सेदारी करना। कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में उपस्थित हुए बिना राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। क्रांति का विश्लेषण आरेंट ने किस तरीके से किया है? तो क्रांति का विश्लेषण आरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन 1963 में अमेरिकन क्रांति व फ्रांसीसी क्रांति के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और आरेंट ने एडमंड बर्ग की तरह गौरवपूर्ण क्रांति व अमेरिकन क्रांति की प्रशंसा भी की है तथा फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की है। अमेरिकन क्रांति स्वच्छ क्रांति थी क्योंकि इसने भौतिक व आर्थिक कार्रवाई की बजाय राजनीतिक कार्रवाई पर बल दिया और राजनीतिक कार्रवाई ही स्वतंत्रता एवं सार्वजनिक सुख को बढ़ाती है। आरेंट आगे कहती हैं कि क्रांति तभी सफल होती है जब वह राजनीतिक रहती है तथा समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र तक विस्तारित नहीं होती है। आरेंट कहती हैं कि एक अति आमूलवादी क्रांति के दूसरे दिन रूढ़िवादी बन जाती है। शक्ति व हिंसा के संबंध में हन्ना आरेंट के विचारों पर नजर डालते हैं तो आरेंट ने शक्ति, हिंसा व सत्ता में भेद किया है। जब शासक वर्ग जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्वार्थ पूर्ति है तो उन पर बल प्रयोग करते हैं तो यह हिंसा है और हिंसा का संबंध राज्य से है। और यही सत्ता जिसमें आदेश देने का अधिकार व उसका पालन करवाने का सामर्थ्य हो, इस प्रकार सत्ता हिंसा व बल से जुड़ी होती है। जब जनसाधारण मिलकर परस्पर सहयोग व स्वेच्छा से राजनीतिक गतिविधियां संचालित करते हैं तो यह शक्ति है और शक्ति समूह में पाई जाती है, यानी इसका चरित्र सामूहिक होता है। शक्ति का संबंध सार्वजनिक जगत से है। यहाँ स्वैच्छिक गतिविधियां होती हैं अतः श्रेणी तंत्री की बजाय समतावादी समाज का निर्माण होता है। हन्ना आरेंट ने मानव समाज को दो रूपों में डिवाइड किया है, पहला है जनसाधारण और दूसरा है शासक वर्ग। जनसाधारण के अंतर्गत आरेंट ने स्वैच्छिक सामूहिक कार्यवाही को सम्मिलित किया है, शक्ति को सम्मिलित किया है, राजनीतिक संस्थाओं और समतावादी समाज तथा सार्वजनिक जगत को सम्मिलित किया है। वहीं शासक वर्ग में बल प्रयोग, मूलक कार्रवाई, हिंसा, सत्ता, श्रेणी तंत्री समाज और राज्य, इन सभी चीजों को सम्मिलित किया है। आरेंट कहते हैं जहां यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो वहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा उभर कर आ ही जाती है। आरेंट आगे कहते हैं केवल शक्ति ही वैध सत्ता का निर्माण कर सकती है। आरेंट अगले शब्दों में कहते हैं कि हिंसा शक्ति को नष्ट कर सकती है और इसका सर्जन नहीं कर सकती है। तो हन्ना आरेंट के ये तीन स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के इनके चांसेस हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब नजर डालते हैं हन्ना आरेंट के रचनात्मक सिद्धांत पर। तो हन्ना आरेंट ने राजनीति के रचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या की है और हन्ना आरेंट की मृत्यु के बाद 2005 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ, द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स। इस लेख में आरेंट ने राजनीति के रचनात्मक सिद्धांत की विस्तृत विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है और इस सिद्धांत के अनुसार राजनीति शब्द का प्रयोग दो अलग अलग अर्थों में होता है। पहला है हित स्पष्टीकरण व शक्ति संघर्ष के रूप में तथा दूसरा है परस्पर सहायता व सहयोग के रूप में। पहले स्पष्ट करते हैं हित स्पष्टीकरण व शक्ति संघर्ष के रूप में। तो आरेंट ने इसे मानवीय मामलों का निम्नतम स्तर कहा है। इस निम्नतर स्तर पर राजनीति शासक व शासित के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करती है। इसमें शासक अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए स्वार्थ, धोखे, झूठ व प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। यह राजनीति का घिनौना रूप है तथा सच्चरित्र व नैतिक व्यक्ति ऐसी राजनीति से दूर ही रहते हैं। परस्पर सहायता व सहयोग के रूप में राजनीति के किस तरीके से एक्सप्लेन किया है आरेंट ने, तो उन्होंने कहा है कि यह मानवीय मामलों का उच्चतम स्तर है। इसके माध्यम से सामूहिक कार्रवाई, भ्रातृत्व व सामूहिक जीवन आनंद की प्राप्ति होती है। राजनीति का यह पक्ष स्वतंत्रता यानी फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राजनीति का सार तत्व है स्वतंत्रता से लगाव। तो राजनीति का सार तत्व स्वतंत्रता से लगाव किसने माना है? तो ये माना है आपके, किसने माना है? हन्ना आरेंट ने। तो ये था हन्ना आरेंट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लुई अल्थ्यूजर के बारे में। लुई अल्थ्यूजर का समय 1918 से 1990 तक है। अल्थ्यूजर 20वीं सदी के सबसे अधिक मौलिक व प्रभावशाली मार्क्सवादी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें नव मार्क्सवादी, नव संघर्षवादी तथा संरचनात्मक मार्क्सवादी माना जाता है। लुई पियरे अल्थ्यूजर इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 1918 में फ्रांसीसी उपनिवेश अल्जीरिया में हुआ। बाद में उनके माता पिता फ्रांस में आकर बस गए। अल्थ्यूजर पर उनके
माता पिता के कट संबंधों व जीवन चरित्र का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि उनका जीवन बड़ा घुमावदार व उतार चढ़ाव भरा था। नौ मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद, ऐतिहासिकवाद तथा मानववाद का विरोध किया तथा आधार के साथ साथ अधिसंरचनाओं को भी महत्वपूर्ण व स्वायत्त माना। अल्थ्यूजर तरुण मार्क्स की बजाय प्रौढ़ मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को ही सच्चा मार्क्सवाद मानते हैं। अल्थ्यूजर की प्रमुख रचनाएं जो हैं, पहली है फार मार्क्स 1965 में प्रकाशित हुई, दूसरी है रीडिंग कैपिटल 1965, तीसरी है लेनिन फिलॉसफी एंड अदर एसेज 1968 में प्रकाशित हुई, चौथी है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एप्राइट्यूसेस 1970 में आई है, और पांचवी पुस्तक है फिलॉसफी एंड द स्पॉन्टेनियस फिलॉसफी ऑफ द साइंटिस्टिक 1974 में आई, और छठी पुस्तक है फ्यूचर लास्ट फॉरएवर 1954। लुई अल्थ्यूजर की ये आत्मकथा है। अब देखते हैं लुई अल्थ्यूजर ने ज्ञान मीमांसी अंतराल को किस रूप में परिभाषित किया है। तो लुई अल्थ्यूजर ने कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन को दो भागों में बांटा है, पहला तरुण मार्क्स, दूसरा प्रौढ़ या वैज्ञानिक मार्क्स। अल्थ्यूजर के अनुसार कार्ल मार्क्स ने 1844 तक जो कृतियां लिखी, विशेषकर आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 की, इनमें युवा मार्क्स के दर्शन होते हैं, और यह तरुण मार्क्स हेगेलियन दर्शन से प्रभावित है, जो अलगाववाद, मानववाद, स्वतंत्रता व सिद्धांतों पर बल देता है। वहीं आगे देखते हैं, तो जबकि पाश्चात्यवर्ती कृतियों यानी 1845 के बाद की मार्क्स की पुस्तकें, विशेषकर दास कैपिटल में प्रौढ़ या वैज्ञानिक मार्क्स के चिंतन का पता चलता है। इस परिवर्ती चिंतन में मार्क्स आर्थिक निर्धारणवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिंसक क्रांति पर बल देता है। अल्थ्यूजर के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स की कृतियों में जो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं वह इतने भिन्न हैं कि वह एक दूसरे से कटे हुए हैं कि इनमें निरंतरता की खोज नहीं की जा सकती है। इस प्रकार युवा मार्क्स व प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में जो अंतराल आता है उसे ही अल्थ्यूजर ने ज्ञान मीमांसी अंतराल कहा है। अब संरचनात्मक मार्क्सवाद क्या है, तो 1960 के दशक में जिस संरचनात्मक मार्क्सवाद का फ्रांस में उदय हुआ, इसके जनक लुई अल्थ्यूजर थे। इन्होंने अपने संरचनावाद का आधार मार्क्स को बनाया, अतः इसे संरचनात्मक मार्क्सवाद कहा जाता है। अल्थ्यूजर ने मार्क्स के विपरीत अधिसंरचनाओं को महत्वपूर्ण व स्वायत्त माना है। अल्थ्यूजर के अनुसार अधिसंरचना के प्रकार कौन से हैं, तो इन्होंने कहा, एक दमनात्मक राज्य उपकरण यानी आरएसए, दूसरा है वैचारिक राज्य उपकरण यानी आईएसए। तो इन्होंने किसके अंतर्गत किसको रखा है उस पर नजर डालते हैं। तो दमनात्मक राज्य उपकरण के अंतर्गत पुलिस, कानून, अदालत, फौज, शारीरिक शक्ति आधारित उपकरण, सरकारी उपकरण, हिंसा का सहारा, इन तत्वों को रखा है। जबकि वैचारिक राज्य उपकरण के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, परिवार, धर्म, मीडिया, कानून व्यवस्था, वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने के उपकरण, निजी क्षेत्र के उपकरण और विचारधारा का सहारा, इन तत्वों को समाहित किया गया है। ग्रामसी के समान अल्थ्यूजर ने दमनात्मक एवं वैचारिक दोनों संरचनाओं को आर्थिक कारकों से स्वायत्त माना है। संरचनावाद के अनुसार वैचारिक संरचनाएं व्यक्ति की पहचान स्थापित करती हैं और व्यक्ति की पहचान उसकी स्वयं की नहीं ही है, अतः वह इसे समाज से प्राप्त करता है। वैज्ञानिक मार्क्सवाद के अनुसार समाज का निर्माण आधार व अधिसंरचनाओं से मिलकर होता है, और आधार में उत्पादन प्रणाली होती है जिस पर अधिसंरचनाएं निर्भर होती हैं। अतः आधार में परिवर्तन होते ही अधिसंरचनाएं बदल जाती हैं। जबकि अल्थ्यूजर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं होता है, बल्कि बहुविध कारण होते हैं, और परिवर्तन की शुरुआत राजनीति, धर्म, कानून आदि अधिसंरचनाओं से भी हो सकती है, क्योंकि ये स्वायत्त होती है। वहीं अल्थ्यूजर मानते हैं कि वर्ग आधिपत्य व प्रभुत्व का कारण केवल आर्थिक ही नहीं है, अन्य पक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अल्थ्यूजर ने आधार व अधिसंरचनाओं के विभिन्न अंतर्द्वंद्वों के संयोग एवं मिलन को अति निर्धारणवाद कहा है। अल्थ्यूजर ने स्टालिन के मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए उसे भ्रष्ट मार्क्सवाद कहा है, और अल्थ्यूजर के अनुसार मार्क्स मनुष्य मात्र को मुक्ति देना चाहते थे, लेकिन स्टालिन ने अपनी तानाशाही से मानव का दमन कर दिया। संरचनावाद का मूल आधार भाषा विज्ञान है तथा इसके जनक फर्डिनेंड सोसोरे हैं। इसी भाषाई संरचनावाद को अल्थ्यूजर ने मार्क्सवाद पर लागू किया था। संरचनात्मक मार्क्सवाद अनुभववाद को स्वीकार नहीं करता है, अतः इसके अनुसार संरचना का मूल दिखाई नहीं देता है, अतः संरचना ये एक यथार्थता नहीं है और इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है। अब नजर डालते हैं नव मार्क्सवाद पर। जब किसी राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विश्लेषण में मार्क्सवाद की नई व्याख्या की जाती है तो उसे नव मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद की इस नई व्याख्या का कारण यह है कि 1970 तक आते आते रूढ़िवादी व परंपरागत मार्क्सवाद तत्कालीन समाज व राजनीति के विश्लेषण में अप्रासंगिक होने लगा था, और इसलिए नव मार्क्सवाद की जरूरत पड़ी थी। इन परिस्थितियों में अल्थ्यूजर ने परंपरागत मार्क्सवाद का नवीन विश्लेषण कर नव मार्क्सवाद की नींव को सुदृढ़ किया।
अल्थ्यूजर के नौमार्क्सवाद की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। तो पहली है ऐतिहासिक भौतिकवाद व इतिहासवाद का विरोध करता है। दूसरा है मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का भी विरोध करता है। तीसरा है मार्क्स के मानववाद विरोधी सिद्धांत का खंडन करता है। चौथा है विचारधारा मिथ्या चेतना नहीं है, ये मानता है नौमार्क्सवाद। अल्थ्यूजर कहते हैं कि समाज और कुछ न होकर आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था व वैचारिक व्यवस्था का एक सम्मिश्रण मात्र है। आधार व अधिसंरचना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसमें पारस्परिकता है। समाज में परिवर्तन किसी एक कारण या चर द्वारा नहीं होता, कई कारण होते हैं और उसके कई चर भी होते हैं। अल्थ्यूजर विचारधारा एक कल्पना या मिथक नहीं है, बल्कि सामाजिक यथार्थता है जो कि शोषण से मुक्ति के लिए आवश्यक है। अर्थात अगर हम कहना चाहें तो अल्थ्यूजर ने विचारधारा को एक मिथक कल्पना नहीं माना है, बल्कि यथार्थता माना है और इसे शोषण से मुक्ति के लिए आवश्यक भी माना है। डोसे कहते हैं कि अल्थ्यूजर मार्क्सवाद को नष्ट होने से नहीं बचा सका। ये इसकी आलोचना में इनकी तरफ से स्टेटमेंट कहा गया है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ा, जैसे फ्रांज फैनन, हन्ना आरेंट और ये लुई अल्थ्यूजर। इनके विचारों को विस्तृत तरीके से वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे जॉन रॉल्स के विस्तृत टॉपिक को, जिसके अंतर्गत जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत और उनके अन्य सभी जो सिद्धांत हैं उनको एक ही वीडियो में समाहित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इंतजार रहेगा उस वीडियो का। तो मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।